बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कुछ पार्टनरशिप एक्ट और चंद एक गुड सेल ऑफ गुड्स एक्ट और चंद एक और पढ़ेंगे। मिड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ टोटली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने बिजनेस लॉ की बात की है तो लॉ क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो लॉ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक सोसाइटी को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। अब ये किसी भी चीज़ के मुताबिक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अगर सेगमेंट देखते हैं तो वो क्या कहता है, अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि लॉ क्या है, असूल है, प्रिंसिपल्स हैं रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, जो कि कौन इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ पहुंचाने के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बना के लोगों पे इंप्लीमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस लॉ की बात कर लें तो वो क्या कहता है, ब्रांच ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का वो पोर्शन, वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, विच गवर्न्स एंड रेगुलेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें हम ट्रेड और कॉमर्स यानी बिजनेस को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लॉ बोलते हैं। इसको हम दूसरी टर्म्स में कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, सेम सिनोनिम्स है। ठीक है, अब बच्चे एक लॉ बनता कैसे है। अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ कहाँ से जनरेट होता है। नंबर वन, ब्रिटिश ने ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 1872 में बनाया था, तो वो हमारी बेसिस है जिसकी बेस पे हम चलते हैं। उसके बाद बच्चे पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उसके बाद भी बहुत सारी चेंजेस, अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती रही। कॉन्ट्रैक्ट में भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट है, या और बहुत सारे लॉज जो विद द टाइम मॉडिफाइड होते रहे, चेंज होते रहे या नए बनते रहे, वो भी इस लॉ का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। थर्डली क्या है, जुडिशियल डिसीजंस या केस लॉ। केस लॉज या जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, वो केसेस जिनके मतलब पहले लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल जैसे ये 63 वाला केस कोर्ट में गया था जब पंजाब असेंबली में वोटिंग होनी थी, तो अगर एक एमएलए या एमपीए अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देता है, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट, तो वो नाअहल करार दिया गया था। तो ये बात लॉ में उतनी क्लियर नहीं थी, तो कोर्ट वालों ने यानी कि जजेस ने इस पे डिसीजन दिया कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देते हैं तो आप नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लॉ का पार्ट बन गया। अब नेक्स्ट टाइम इस तरह का जब भी केस आएगा तो यही रेफर किया जाएगा, और ये हम इनकम टैक्स में इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो। केस लॉ या जुडिशियल डिसीजंस क्या है, वो चीज़ें जिनके मतलब लॉ में पहले नहीं लिखा हुआ था, नई बात आई, केस हुआ और उस पर कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी, जो डिसीजन दिया, वो आपके लॉ का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम उस तरह का जो भी केस आएगा वही उसी तरह का डिसीजन होगा। और इसी तरह हमारी जो कस्टम्स, जो साल से हमारी चीज़ें चलती आ रही होती है, रवायात होती है, वो भी आपके लॉ का पार्ट बन जाती है। तो दीज आर दी 4 सोर्सेज जहाँ से हम जो है वो लॉ से रिलेवेंट डाटा जो है वो जनरेट करते हैं या बिजनेस से रिलेवेंट लॉज हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेजर पोर्शन जिसको हम अगले 8, 10, 15 लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लॉ है वो हमने पहले बात करी 1872 में ये अंग्रेज दौर में बना था, जिसको पाकिस्तान में अभी इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे, वो कहता है एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो हम कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इसके दो जो है वो एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं बच्चे, इससे पहले ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2। बच्चे कोई भी लॉ, हमने पहले टेक्स्ट पढ़ते हुए भी ये बात की थी कि जो भी लॉ है उसका सेकेंड सेक्शन जो होता है उसमें सारी उसकी टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस डिस्कस हुई होती है। तो ये वही सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन डिस्कस हुई हुई है, इसलिए उसका रेफरेंस लिखा हुआ है। एलिमेंट्स इसके क्या क्या है, नंबर 1 एग्रीमेंट है और नंबर 2 क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में दो ही चीज़ें हमने पढ़ी है ना इसकी डेफिनेशन। नंबर 1 क्या है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, और नंबर 2 ये इन्फोर्सेबल बाय हो लॉ, यानी कि लॉ से इसको क्या करवाया जा सकता हो, इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता हो। आप बच्चे देख लें कि हमारे पास एग्रीमेंट क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई ऑफर करता हूँ या कोई प्रपोजल भेजता हूँ कि जी ये काम आप कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरा फ़ोन है तो मैं कहता हूँ जी 20,000 में मुझसे ये फ़ोन ख़रीद लें, ठीक है, दैट इज़ एन ऑफर, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। और जब आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी मैं आपका फ़ोन 20,000 में ख़रीदता हूँ, दैट इज़ नॉन एज एग्रीमेंट, ठीक है। एक ऑफर होती है और अगला बंदा जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज नॉन एज एग्रीमेंट। क्या वो कहता है, एवरी प्रॉमिस, यानी कि ये प्रॉमिस बन गया ना, मैंने ऑफर की, इन्होंने एक्सेप्ट कर दी, तो हमारा क्या हो गया, हमारे तरफ प्रॉमिस हो गया। इन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इतने में आपका मोबाइल, आपकी चीज़ जो है वो खरीदने को विलिंग हूँ। वो क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि एक प्रॉमिस भी हो सकता है या मल्टीपल प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। अब ये पॉइंट बच्चे हम अगले 8-10 लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होगी। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको बदले में क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, वो फ़ोन, क्योंकि आपको वो फ़ोन मिल रहा है, ठीक है। और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, वो जो पैसे आप दे रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि वो जो चीज़ आपको बदले में मिल रही है। तो वो क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जिसकी वजह से क्या पैदा हो रही है, कंसिडरेशन, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। फॉर ईच अदर, हर एक के लिए, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसमें आपके लिए भी बेनिफिट हो, कंसिडरेशन हो, और मेरे लिए भी कंसिडरेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर 1 ऑफर, या जिसको हमने दूसरे तरफ नाम दिया है प्रपोजल, और दूसरी तरफ क्या है, एक्सेप्टेंस, या जिसको हमने नाम दिया है प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रपोजल और प्रॉमिस में क्या डिफरेंस है, जब मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि ये आप ऐसे कर लें, दैट इज नोन एज प्रपोजल, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट इज नोन एज प्रॉमिस। तो वो क्या कहता है, व्हेन वन पर्सन सैक्रिफाइस टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू आर टू अब्स्टेन, अब्स्टेन मीन रुकना, यानी कि आप कहते हैं कि आप ऐसा करें या इस काम से रुक जाएं, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई भी काम करने से, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज असेंट, उसकी इजाज़त या उसकी एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए ऑफ दैट अदर पर्सन, इट इज़ कॉल्ड प्रपोजल। यानी कि मैं जब आपको एक का बात कहता हूँ कि आप ये करें या इसको करने से रुक जाएं, मकसद और मतलब क्या है कि मैं आपकी इजाज़त या आपकी एक्सेप्टेंस हासिल कर सकूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। और वो क्या कहता है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को मैंने ऑफर की है, प्रपोजल दिया है, वो एग्री हो जाता है, वो क्या कहता है, सिग्निफाई हिज असेंट, असेंट मीन अपनी इजाज़त दे देता है। The proposal is said to be accepted, वो हम क्या कहते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस, ठीक है। और इसी तरह बच्चे ये दूसरा पॉइंट हमारा इसी में अगर देखें तो वो क्या है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है कि उसको हम लॉ से, कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इस एंगल से अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं, एक हम कहते हैं सोशल एग्रीमेंट और दूसरे हम कहते हैं लीगल एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट जिनको हम कोर्ट से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते वो क्या कहलाते हैं, सोशल एग्रीमेंट, और जिनको कोर्ट से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट वो क्या कहता है, एनी एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल में आप देख लें तो जो है फादर अपने सन से प्रॉमिस करता है कि अगर आपके इतने नंबर आ गए तो मैं आपको ये चीज़ देके दूंगा। अब ये हालांकि उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है, लेकिन इसको हम कोर्ट से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। और सेकेंडली क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसको कोर्ट से फोर्स करवाया जा सकता है, इज कॉल्ड लीगल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि जी मैं आपको 50 थैले गंदम इस रेट को सेल करूंगा, आपने कहा ठीक है जी इस प्राइस पे आप मुझे सेल करेंगे। अब मैं उस टाइम पे मुकर जाता हूँ, आपको सेल नहीं करता, उसकी वजह से आपको लॉस होता है, तो आप कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज लीगल एग्रीमेंट। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, आज के लिए बचे जितने भी एग्रीमेंट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बने, अगर वो बाय फोर्सेबल बाय लॉ होंगे देन कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो पहले एग्रीमेंट लाजमन होंगे, यानी कि ऑफर हुई होगी और उसको एक्सेप्ट किया गया होगा तो वो एग्रीमेंट बनेगा। थैंक यू।